आपका जो पूरा प्रश्न पत्र वो 3 भागों में विभाजित होगा कि कम समय में अन्य विषयों के साथ में हिंदी की तैयारी कैसे करूं। कि विद्यार्थियों को चाहिए कि अभिव्यक्ति माध्यम को गंभीरता से लें, अनावश्यक लिखकर आप अपना उत्तर का जो स्वरूप है वो विकृत कर सकते हैं। एक नए सैंपल पेपर पर उन गलतियों को सुधारते हुए कार्य करने का प्रयास करें ताकि इस प्रकार की गलती मुख्य परीक्षा में ना हो। आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि अन्य विषयों के साथ मैं हिंदी की तैयारी कैसे करूं और परीक्षा में सम्मानजनक अंक प्राप्त कर सकूं। इसके लिए आपको पूर्व योजना तैयार करनी होगी और अपने पाठ्यक्रम को समझना होगा, अपने परीक्षा प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना होगा। और आज इसी बात को केंद्र में रखकर इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे कौन कौन से पाठ हैं जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, जिनको आपको तैयारी नहीं करना है, और ऐसा करके आप अपने समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। तो आपको काव्य खंड से गजानन मानव मुक्ति बोध की सहर्ष स्वीकारा है कविता का अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार से फिराक गोरखपुरी की गजल आपको परीक्षा के लिए तैयार नहीं करनी है। अगर हम गद्य भाग की बात करें तो आपको विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब और इसी तरह से रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक को भी आपको परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। दूसरी पुस्तक वितान से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने भी आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि इन पाठों को इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से पाठ हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं और आपका पाठ्यक्रम के आधार पर आपका परीक्षा प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। तो आपका जो पूरा प्रश्न पत्र वो 3 भागों में विभाजित होगा, खंड क, खंड ख, खंड ग। अगर हम खंड क की बात करें तो खंड क अपठित बोध पर होगा, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका अंक बाहर होगा 18। खंड ख की बात करें तो खंड ख में अभिव्यक्ति माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक भार होगा 22 यानी कि 22। खंड ग की बात करें तो ये आपके पाठ्य पुस्तक आरोह और वितान पर आधारित होंगे और जिसका अंक भार होगा 40। अब हम 1 बाय 1 एक एक खंड पर बात करते चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो अपठित गद्यांश का होगा और इसमें आपसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 1, 2, 3 ये एमसीक्यू प्रश्न होंगे। उसके पश्चात 1 अंक का अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो 1 अंक का होगा और शेष 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको लघु उत्तरात्मक रूप में देना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 होगा आपका अपठित पद्यांश से संबंधित और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 6 और अंक बाहर होगा 8। पूर्व की भांति 1 अंक के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू पर आधारित होंगे। एक प्रश्न आपका अति लघुत्मक होगा जो 1 अंक का होगा और शेष 2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अपठित पद्यांश से संबंधित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा जो 6 अंकों का होगा। प्रश्न नंबर 4 अभिव्यक्ति माध्यम से 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक का अंक भार 2 अंक का होगा और जिसकी शब्द सीमा होगी 40 शब्द। प्रश्न नंबर 5 ये अभिव्यक्ति माध्यम से ही 3 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक का अंक भार होगा 4 अंक का। इस प्रकार से आपको 8 अंक प्राप्त हो सकेंगे इन 2 प्रश्नों के उत्तर देकर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके आरोह पुस्तक के काव्य खंड से लिया जाएगा और ये काव्य पद्यांश होगा पठित
जो आपके आरोप पुस्तक से लिया गया होगा और इसमें आपको एक एक अंक के 5 MCQ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड की टेंशन खत्म। एलन की लेगेसी का बेनिफिट अब आपको बोर्ड्स में भी मिलने वाला है। हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQs, सैंपल पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस एंड अ कॉम्बो ऑफ प्रैक्टिकल बुकलेट्स, जिसमें आपको एक साथ मिलेंगे PCB और PCM के प्रैक्टिकल्स। और ये सब अवेलेबल हैं एलन के ई-स्टोर, Amazon और फ्लिपकार्ट पर। और अधिक जानकारी के लिए अभी कनेक्ट करें। प्रश्न नंबर 7 काव्यखंड से होगा और इनमें से आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 3-3 अंक होगा। प्रश्न नंबर 8 ये काव्यखंड से होगा और इसमें आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 होगा, यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपसे इस प्रकार से काव्य खंड से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक MCQ पर आधारित होगा, दूसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न पर आधारित होगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पर आधारित होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 ये आपके गद्य खंड से होगा और काव्य खंड की भांति ही गद्यांश, पठित गद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा। एक पैराग्राफ देकर आपको एक एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 इनमें आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक का अंक भार 3-3 अंक होगा और इसकी शब्द सीमा होगी 7 शब्द। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 इनमें आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लघु उत्तरात्मक होंगे और 2-2 अंक के होंगे। प्रश्न नंबर 12 जो वितान पुस्तक से होगा और इसमें से 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 5-5 अंकों का होगा, यानी 10 अंकों की भूमिका होगी इस वितान पुस्तक से। तो इस तरह से हमने पहले ये जाना कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा और कौन कौन से पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए इस वर्ष के लिए और कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं और प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। अब हम इस समय लेकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस कम समय में मैं अपनी हिंदी की तैयारी कैसे कर सकता हूँ। ये आपकी जिज्ञासा भी हो सकती है और ये आपको जानना भी चाहिए कि कम समय में अन्य विषयों के साथ में हिंदी की तैयारी कैसे करूं। तो अब हम इसकी युक्ति और रणनीति पर बात करने जा रहे हैं। आपको चाहिए पहले स्टेप में आपको पूरे पाठ्यक्रम को भली भांति समझ लेना है। उसके पश्चात ये निश्चित कर लें कि वे कौन कौन से पाठ हैं जो विलोपित कर दिए गए हैं, अर्थात हटा दिए गए हैं, और वे कौन कौन से पाठ हैं जो इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस वर्ष के लिए जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न निर्धारित किया है उसका भली भांति अवलोकन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष का प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से भिन्न होगा। अब हम बात करते हैं कि स्टेप 2 में हमें क्या करना है। स्टेप 2 में आपको खंड ख जो अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होगा। इसके लिए आपको परीक्षा में छात्र प्राय पहले पूरे गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि गद्यांश या पद्यांश को हल करने से पूर्व आप पहले उनके प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश या अथवा पद्यांश को पढ़ें। तत्पश्चात पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सावधानी पूर्वक देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपका उत्तर अपेक्षित सीमा के निकट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक निकलवा सकेंगे अपने परीक्षक की कलम से जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो एक प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 3 रचनात्मक लेखन से, और इसके लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम तो होगा नहीं। इसके लिए आपको उन संभावित विषयों का चयन कर लेना चाहिए जिनसे आप ये अपेक्षा करते हैं कि इस वर्ष पूछे जा सकते हैं, और 1 बाय
1 समय निकालकर इनको पढ़ते रहें, लेकिन रटे नहीं। सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आपको इन विषयों को एक बार गंभीरता पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि आपका जो खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपका रचनात्मक लेखन भी शामिल है। इसमें जनसंचार, रेडियो समाचार, टीवी समाचार, इंटरनेट समाचार के अतिरिक्त पत्रकारिता, नाटक और कहानी की विधा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्र अपनी भरसक कोशिश करता है आरोप पुस्तक को पढ़ने की, विधान पुस्तक के प्रश्न उत्तर तैयार करने की, लेकिन अभिव्यक्ति माध्यम को उपेक्षित कर देता है। और मैं अपने निजी अनुभव से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को चाहिए कि अभिव्यक्ति माध्यम को गंभीरता से लें, क्योंकि 18 अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी अभिव्यक्ति और माध्यम से। छात्र को चाहिए कि वह इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़े, क्योंकि ये प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, तथ्यात्मक होंगे और तथ्यात्मक जानकारी देने पर ही छात्र को अंक प्राप्त होंगे। इधर उधर की बातें लिखकर वे अपनी छवि खराब कर सकते हैं उन अध्यापक जी की दृष्टि में जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे होंगे। अतएव सलाह दी जाती है कि प्रत्येक छात्र को आरोप अथवा वितान के समान ही अभिव्यक्ति माध्यम के भाग को भी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम खंड ख के प्रश्न उत्तर के बारे में, जो आरोप या वितान पर आधारित होंगे। काव्य खंड के जितने भी कविताएं आपको दी गई हैं, उनके केंद्रीय भाव को और उसके भावार्थ को एक बार भली भांति समझ लेना चाहिए। अगर आपने केंद्रीय भाव और भावार्थ को भली भांति समझ लिया तो फिर आप MCQ से संबंधित प्रश्न हो अथवा अति लघुतरात्मक प्रश्न हो अथवा लघुतरात्मक प्रश्न हो, आप सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अधिकार पूर्वक पूरे आत्मविश्वास के साथ दे सकेंगे। बस आपका अधिकार होना चाहिए, कमांड होना चाहिए कि आप उस पाठ से अच्छे से परिचित हैं और उसका केंद्रीय भाव और भावार्थ से आप अगर परिचित हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि परीक्षा में जिस तरह चाहे प्रश्न पूछा जाए, आप अपनी भाषा में अधिकार पूर्वक उत्तर लिख सकेंगे। तीसरी स्टेप में आपको जो काम करना है वो ये कि पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को एक समय सीमा निर्धारित करके एक निश्चित समय में 1 बाय 1 एक एक पाठ को पढ़ लिया जाना चाहिए। और जब आप ऐसा कर लें तब आपको चाहिए कि आप एक प्रश्न बैंक तैयार कर लें और फिर समय निकालकर 1 बाय 1 एक एक प्रश्न के उत्तर को पढ़ते जाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा में किस प्रश्न की शब्द सीमा कितनी दी गई थी। अगर प्रश्न की शब्द सीमा 40 शब्द है तो आपका उत्तर 40 शब्दों के आसपास होना चाहिए। अगर आपकी उत्तर सीमा 80 शब्द है तो आपका उत्तर 80 सीमा के आसपास होना चाहिए। अनावश्यक लिखकर आप अपना उत्तर का जो स्वरूप है वो विकृत कर सकते हैं और अध्यापक जी पर भी इसका प्रभाव एक नकारात्मक ही आता है। अतएव छात्र को चाहिए कि वह निर्धारित शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखे। स्टेप 4 में हम बात करेंगे कि आरोप पुस्तक के अध्याय को एक समय सीमा निश्चित कर निर्धारित अवधि में परीक्षा में सम्मिलित पाठों को 1 बाय 1 पढ़ लें। इसी भांति वितान नाम की जो पुस्तक है आपकी, उसके तीनों पाठों का भी अध्ययन कर लें और तत्पश्चात अपने प्रश्न बैंक से एक एक प्रश्न को अपनी आंखों के सामने से निकालते चले जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप उस प्रश्न को देख रहे होंगे तो जैसे आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे आप अनुभव करेंगे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अधिकार पूर्वक लिख रहे होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको ऐसा लग सकता है जिनका उत्तर देने में आप कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। जहां पर आप कठिनाई अनुभव कर रहे हों, आपको चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को आप पुनः
एक बार फिर से देख लें ताकि भूला हुआ याद आ जाएगा। और ये दोहरान का आपको लाभ ये होगा कि आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अधिकार पूर्वक लिख सकेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख सकेंगे। और ये क्रम तब तक अनवरत कंटिन्यू रखें जब तक कि इस प्रकार से एक एक लेसन का आपका ये पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आपको ऐसा करते रहना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपने समय सीमा निर्धारित की थी उसी समय सीमा में आपका सारा काम हो जाना चाहिए। 5वें स्टेप में आपको ये निश्चित करना है कि अब परीक्षा में कितने दिन शेष रह गए हैं, और जितने दिन शेष रह गए हैं उसके अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में बांटकर कितने समय में मैं इसे पूरा कर सकता हूं, इस प्रकार से एक योजना बनाकर उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और सख्ती से कोई कंसीडर इसके साथ नहीं करें। अगर आपने इस प्रकार से अपनी योजनाबद्ध तरीके से योजना को अंजाम दिया अर्थात उसी रूप में कार्य रूप में परिणित किया, तो निश्चित मानकर चलिए कि आप पूरे पाठ्यक्रम को अपने आप में समाहित कर लेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब आप परीक्षा देने जा रहे होंगे तो आप आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे। अगर इस बीच आपको समय मिले तो कोशिश कीजिए कि 1-2 सैंपल पेपर आप हल करके देखें, उसमें जो गलतियां रह गई हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है उसे नोट कर लें और फिर से एक नए सैंपल पेपर पर उन गलतियों को सुधारते हुए कार्य करने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की गलती मुख्य परीक्षा में ना हो। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, और ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपको परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाने के अतिरिक्त आप अपने उत्तर से अपने अध्यापक जी को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी कलम से अधिक अंक निकलवाने में भी आप सफल हो सकते हैं। एक बार फिर से नोट करें, परीक्षा में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जब परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाए, सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, तो एक बार आपको अपनी पूरी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर लेना चाहिए, कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। और अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि रह गई है, तो उसे भी एक बार फिर से देख लिया जाना चाहिए। उत्तर लिखते समय आवश्यकता से अधिक जानकारी या अनावश्यक जानकारी नहीं लिखें। सुनिश्चित करें आप अपनी संशोधन योजना में किसी भी महत्वपूर्ण विषय को शामिल करना ना भूलें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हैं तो उन सभी भागों को एक साथ करने के बाद अगला प्रश्न करें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय दिए गए निर्देश को समझकर ही प्रश्न का उत्तर लिखा जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक आधारित 2 अंक के प्रश्न में कम से कम 2 ऐसे बिंदु हों जो प्रभावी हों। अगर निबंधात्मक प्रश्न है तो कम से कम उसमें 4-5 बिंदु ऐसे हों जो उस उत्तर की पुष्टि भी करते हों और उत्तर को प्रभावी बनाते हों। अगर आप इस प्रकार से दीर्घ अंक वाले प्रश्न का विस्तार से लिखेंगे और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को छोटे रूप में लिखेंगे, तो ऐसा करके आप अपने अध्यापक जी को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा के दिन में अगर 3 दिन शेष रह जाने पर आप द्रुत रिवीजन करें, यानी कि स्पीडली परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर यथासंभव कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में लिखें, बजाय बाजार में उपलब्ध हेल्पिंग बुक्स में जो कुछ प्रिंट अथवा छपा हुआ है उसका उत्तर ज्यों का त्यों कम से कम भाषा के प्रश्नों में नहीं दिया जाना चाहिए। यदि परीक्षा में शेष समय रह जाए तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका को एक बार फिर से अवलोकन कर लेना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि कहीं भूलवश कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है। त्रुटि पकड़ में आने पर उसे संशोधित कर लें।
इस प्रकार से आप अपने उत्तर पुस्तिका को प्रभावी बना सकेंगे और वे अध्यापक जी जो आपकी उत्तर पुस्तिका जांच रहे हैं, आपके लेखन से प्रभावित होकर अपनी ओर से अधिक अंक देने का प्रयास करेंगे, अगर आप इस प्रकार के प्रयास की तैयारी पूर्व में कर लेते हैं। आशा है ये सारी जानकारियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।